आज अपन देख रहे हैं जो अपना लास्ट चैप्टर पढ़ा है 13 चैप्टर, उसके अपन को अभ्यास के क्वेश्चन करने हैं, है ना। इसके क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप बिना चैप्टर पढ़े भी इसके आंसर दे सकते हो, है ना। पहला क्वेश्चन है, पिछले एक वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए हैं, बीमारी क्या थी, बताओ भैया। अब इसके सबके आंसर अलग अलग होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे, है ना। ये पढ़ तो नहीं चुके हैं ना अपन ने? अभी क्वेश्चन नहीं करे ना इसके? नहीं करे मुझे यहाँ तक। भैया पढ़ लिए, स्टार्टिंग में ही बता दिए थे आपने। अच्छा, स्टार्टिंग में बता दिए थे। जी चलो, भैया। मतलब क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं इसके सारे? नहीं हुए यार। मैंने स्टार्टिंग जरूर करी थी, लेकिन ये बताया था कि एक बार क्वेश्चन बस पढ़ लो, आंसर नहीं बताए होंगे मैंने। खैर, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले एक वर्ष में आप तो सभी बच्चों के लिए इसके अलग अलग आंसर होंगे। इन बीमारियों को हटाने के लिए आपकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन हुए, तो वो आपको पता ही है कि आपको जो है वो सोने आराम करने दिया जाएगा, आपको पढ़ने से रोका जाएगा, आपको बाहर जाने से रोका जाएगा, आपके कपड़े बार बार धोए जाएंगे, आपको अगर कोई लक्षण आ रहा है जैसे उल्टी वगैरह हो रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपको अगर बुखार आ रहा है तो पानी की पट्टी रखी जाएंगी आपके सर पर, है ना, ताकि तापमान कम हो। तो ये सारे परिवर्तन करेंगे, अपने लक्षण के हिसाब से परिवर्तन करेंगे। इन बीमारियों से बचने के लिए आप पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो हम चाहेंगे कि कचरा जो है वो जमा ना हो, नालियों में पानी रुके ना, है ना। हमारे घर के आसपास कहीं पानी तो जमा नहीं हो रहा है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। कई जगह पर खाली प्लॉट में जो है वो पानी जमा हो जाता है, उससे बचना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद पॉलीथीन वगैरह कोई कचरा कोई खुले में तो नहीं फेंक रहा है, उसके कारण से भी हो सकता है। यदि कोई बीमार है तो उसके जो घर से गंदगी निकल रही है वो सही तरह से फेंकी जा रही है कि नहीं, है ना। इन सब चीजों का हम पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो शुद्ध आ रहा है कि नहीं, उसको साफ पीना पड़ेगा। हमारे आसपास कहीं वायु प्रदूषण ज्यादा तो नहीं हो रहा है, फैक्ट्री तो नहीं है, फैक्ट्री होने के कारण से कहीं प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, वो भी हमको जो है वो देखना पड़ेगा। ये सारे परिवर्तन जो है वो इन बीमारियों से बचने के लिए, जैसे मेनली हमारे यहाँ जो बीमारियां होती है वो होती है टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू। बहुत कम होता है लेकिन हाँ फिर भी आजकल होने लगा है। तो उन सब ये सारी जो बीमारियां हैं, लगभग लगभग सारी बीमारियां जो है वो आपके मच्छर द्वारा ही फैलाए जाते हैं। मच्छर से बचने के लिए जो है वो हमें आसपास उपाय करना चाहिए। नगर निगम को जो है वो दवाई का छिड़काव करना चाहिए मोहल्ले में। ये सारी चीजें जो है वो हम अपने आसपास में परिवर्तन करना चाहेंगे, है ना। उसके बाद डॉक्टर्स, नर्स या स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो वे कौन कौन से तरीके अपनाते हैं जिससे वो बीमारी से बचे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप डॉक्टर को देखोगे तो वो हमेशा अभी तो खैर कोरोना के मामले में तो पूरी पीपीई किट पहने हुए है ना। पीपीई किट जो है वो पॉलिथीन की बनी हुई रहती है, पूरी तरह से पैक रहती है, और वो, है ना, किसके कारण से? ताकि वायरस उनकी बॉडी के संपर्क में ना आए किसी भी स्वास्थ्य में जाए। लेकिन उससे पहले भी लोग बाग बीमार होते थे, है ना, डॉक्टर के पास दिखाने जाते थे, लेकिन डॉक्टर बीमार नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लगातार, आप देखोगे, हाथ को जो है वो सैनिटाइज करते रहते थे। सैनिटाइजर शब्द हो सकता है आप में से कई लोगों ने कोरोना काल में सुना होगा, सैनिटाइजर भी कोई चीज होती है हाथ पे लगा ले, लेकिन डॉक्टर इसका यूज जो है वो कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। हॉस्पिटल में इनको अगर कुछ चीज से, जैसे ऑपरेशन करना है तो ब्लेड वगैरह जो होती है, इनके औजार होते हैं, चिमटी वगैरह, तो उसको सैनिटाइज करने के लिए ये लोग जो है वो उसको सैनिटाइजर में डाल के रखते थे ताकि संक्रमण ना हो उसमें, या फिर अल्कोहल में डाल के रखते थे। अल्कोहल भी जो है वो विसंक्रमित कर देता है, किसी भी चीज को साफ कर देता है, जीवाणु रहित कर देता है ना। तो ये लोग जो है वो अपनी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ऊपर से इनको लक्षण पता, इनको पता है कोई कोई हमारे अंग, हमारी बॉडी जो है वो कैसे काम कर रही होती है, तो हमारे अंग किस तरह से काम कर रहे होते हैं, अगर हमारे अंग बेकार है तो क्या दिक्कत जा रही होगी, है ना। वो सारी चीजें इनके पहले से दिमाग में रहती है। थोड़े बहुत भी लक्षण दिखते हैं इनको, तो ये लोग जो है वो उस पर उसको खत्म करने के लिए काम करने लगते हैं, या तो पहले कोशिश करते हैं दवाई ना ले, है ना। प्राकृतिक तौर से ये लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है तो ये तुरंत दवाई ले लेते हैं ताकि वो संक्रमण ज्यादा ना बढ़े। इसलिए इनको नॉलेज रहता है, इसके कारण से जो है वो आसानी से बीमारी से बचे रहते हैं, रोगियों के संपर्क में आने के बावजूद भी, है ना। रोगियों के संपर्क में आ जाते हैं उसके बाद भी बचे रहते हैं बीमारियों से। अपने पास पड़ोस में इसमें एक सर्वेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि सामान्यतः कौन सी 3 बीमारियां होती है। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव बताइए। तो अपने एरिया में मैंने आपको बताया जैसा कि सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है वो होती है टाइफाइड, है ना, जिसको मोती झरा भी बोलते हैं। मोती झरा टाइफाइड को ही बोला जाता है। तो एक बीमारी तो वो होती है। दूसरी बीमारी होती है मलेरिया। मलेरिया भी बहुत ज्यादा देखा जाता है अपने यहाँ। और तीसरा सर्दी खांसी जुकाम बोल सकते हो आप। सर्दी खांसी जुकाम जो है वो बहुत होता है अपने यहाँ।
तो आप इसका रीजन क्या हो सकता है? इसके रीजन सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है टाइफाइड होने का मच्छर। मलेरिया होने का भी रीजन क्या है? मच्छर के कारण ही मलेरिया या टाइफाइड हो रहा होता है। फिर उसके बाद सर्दी खांसी जुकाम जो है वो तो वायरल फीवर है, मौसम में चेंज होने के कारण से होता है। तो अपन इसमें नगर निगम को क्या सुझाव दे सकते हैं? नगर निगम को सुझाव दे सकते हैं कि सबसे पहला तो नालियों की साफ व्यवस्था की जाए। नाली निकासी, पानी निकासी का जो है वो पूरा सिस्टम बाकायदा काम कर रहा हो, लोग बाग काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर नाली में कचरा आ रहेगा तो पानी रुकेगा तो गंदगी फैलेगी। फिर उसका दूसरा हम बोलेंगे कि कूड़ा करकट जो है वो उसका निपटान सही होना चाहिए। जो कूड़ा करकट फेंके जा रहे हैं वो उसको बाकायदा सही जगह पर फेंका जाना चाहिए। हर कहीं फेंक देंगे तो वो हर जगह जो है वो गंदगी पनपेगी और जिसमें मच्छर होंगे, है ना? और बदबू आएगी वो अलग। उसके कारण से मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा हमारे। तो एक वो बोलेंगे। और एक और बोलेंगे कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है उसकी एक विशेष तौर पे निगरानी में सफाई की जाए, क्योंकि कई बार टंकियां सालों साल साफ नहीं होती हैं और उसमें केमिकल ब्लीच पाउडर वगैरह भी नहीं डाले जाते हैं, जिसके कारण से हमको बीमारियां हो सकती हैं, पीलिया हो सकता है। तो हम एक बार नगर निगम से वो भी बोलेंगे कि वो भी 3 चीजें करे। एक तो नालियों में पानी जमा नहीं होने दे, कूड़ा करकट सही व्यवस्था रखे, पानी को टंकियों को साफ करते रहे, मच्छर मारने की दवाई हफ्ते में एक बार कम से कम छिड़काव होता रहे। तो ये सुझाव सुझाव जो है वो हमें अपने आस पड़ोस जो नगर निगम स्थानीय प्रशासन होता है उसको देना चाहिए। एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है? अब ये वाला क्वेश्चन तो मैंने नहीं बताया। और उसे कौन सी बीमारी है? कोई नवजात शिशु है, नवजात शिशु मतलब बोल नहीं पा रहा बच्चा, छोटा बच्चा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा बीमार है? बताओ। क्या वो बोल तो पा ही नहीं रहा हो? कोई भी बताओ। कोई बच्चा अगर बीमार है तो कैसे पता चलेगा कि वो बीमार है? जो गोदी में होते हैं ना बच्चे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं पता? भैया उसका शरीर चेक करके वो हाथ चेक करते हैं ना, गर्म होता है, बीमार है। बिल्कुल, उसका अंग जो है, उसके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ हो सकता है, बिल्कुल एक रीजन ही हो सकता है। और भी रीजन हो सकते हैं क्या? और भी रीजन हो सकते हैं? शरीर के और भैया तापमान जैसे कैसे? भैया हाँ। जैसे वो छींकते हैंगे तो उससे पता चल जाता है कि सर्दी है। हाँ, कुछ लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं बच्चे कि अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं किसी बीमारी के, जैसे छींक बार बार छींक रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, छोटा बच्चा है यदि अगर वो बीमार होगा तो बहुत रोएगा। उसके पास बोलने के लिए कुछ है तो है नहीं कि वो बीमार क्यों हो रहा है, उसको क्या तकलीफ हो रही है। उसके पास एक तरीका है कि वो रो सकता है। तो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा रोएगा, है ना? जब बहुत ज्यादा रोएगा तो जाहिर सी बात है मम्मी को तकलीफ होगी कि बच्चा आज ज्यादा ही रो रहा है, कुछ रो रहा है तो कुछ है तो नहीं। तो उसको फिर जो है वो चेक करता है, डॉक्टर चेक करता है। फिर उसके बाद उसकी जांचें भी की जा सकती है। अगर पता करना है कौन सी बीमारी है तो एक तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसके लक्षण पहचानो। लक्षण कैसे पहचाने जाते हैं? क्या वो उल्टी दस्त कर रहा है, उल्टी हो रही है उसको, या दस्त हो रहा है तो पेचिस हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है ना? कब कब जब सांस लेने में यहाँ पर कफ हो, छाती में बलगम जमा हो गया तो निमोनिया भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना? अगर उसके शरीर पे कोई चट्टे तो नहीं आ रहे हैं, नहीं तो डेंगू भी हो सकता है। तो ऐसे लक्षणों को पहचानते हैं। जब लक्षणों को पहचान लेते हैं तो फिर बीमारी का पता लग जाता है कि कौन सी बीमारी है, ये वाली बीमारी इसको हो सकती है बच्चे को। उससे पता चल जाता है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर कैसे दे देंगे अपन? पहले तो बच्चा रो रहा होगा, उसका शरीर का तापमान देखेंगे, वो भी देख सकते हैं। और जैसा इसने बताया कि खांसी छींक आती है, लक्षण दिखते हैं, उससे भी पहचान सकते हैं कि बच्चा बीमार है। फिर उसके बाद बीमारी को कैसे पहचानेंगे? लक्षणों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। उसको क्या क्या हो रहा है, बुखार भी आ रहा है क्या, उल्टी उल्टी और दस्त भी हो रहे हैं क्या, शरीर पे कोई चकत्ते तो नहीं है, उसने कुछ खाया था कि नहीं खाया था, भूख लग रही थी कि नहीं लग रही थी। तो ये सारी चीजें लक्षण के अंतर्गत आएगी। डॉक्टर इन्हीं लक्षणों से डिसाइड करेगा कि इसको जो है वो ये चीज हो सकती है। डॉक्टर पढ़ते हैं वो, तो वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से तय करते हैं कि ये वाली बीमारी हो सकती है जो कॉमन होती है। जैसे दस्त, पेचिस होना, बच्चों में पेचिस हो जाता है। उसके अलावा जो है वो टाइफाइड भी हो जाता है, मोती झरा जिसको बोलते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो पीलिया भी बहुत कॉमन है, बच्चों में पीलिया भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा बोला जाता है कि पीलिया तो कॉमन ही है, बच्चों में आता ही है पीलिया तो, क्योंकि लीवर छोटा सा रहता है, लीवर धीरे धीरे जो है वो
बड़ा हो रहा होता है, जिसके कारण से अगर वो अपने लीवर के अनुरूप से ज्यादा कुछ चीज खा ले तो उसको पीलिया हो जाएगा। तो छोटे बच्चों को पीलिया होना बहुत कॉमन है ना, बिल्कुल हो सकता है उनको पीलिया। तो ये दोनों बातें थी, आप कैसे उनके लक्षण देख सकते हो और कैसे उनकी बीमारी पता कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर बीमारी समझ में नहीं आती है तो फिर उसकी बच्चे की खून की जांच भी की जा सकती है। खून की जांच से सारी चीजें उसकी क्लियर हो जाएंगी कि उसकी बॉडी में क्या चल रहा है। और उसके बाद अगर फिजिकल डैमेज है तो एक्सरे भी किया जा सकता है। अगर कोई मेंटल बड़ा इशू है तो सीटी स्कैन भी किया जा सकता है। बहुत सारी जांचें की जा सकती हैं अगर समझ में नहीं आता है कि बीमारी कौन सी है तब। निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है और क्यों? कोई व्यक्ति फिर से बीमार कैसे हो सकता है? जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा हो, हुआ नहीं है अभी ठीक, हो रहा हो, तो क्या वो फिर से बीमार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब बीमारी से वो ठीक हो रहा है तो उसकी बॉडी ऑलरेडी कमजोर है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी कमजोर है। जब ऑलरेडी कमजोर है तो वो वापस किसी भी रोग से बीमार हो सकता है उसको तो फिर से मलेरिया ही बढ़ने लगे, है ना? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वह मलेरिया से पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब वह चेचक रोगी की सेवा कर रहा है। अभी भी यहाँ पर भी उसके फिर से बीमार होने के चांसेस हैं, क्योंकि यदि वो मलेरिया से ठीक हुआ है, मलेरिया किससे होता है आपको पता है? मैंने बताया है आपको, प्लाज्मोडियम उसके कारण से, पैरासाइट उसको क्या बोलते हैं, फिर से भूल गया, पास से नाम क्या था दुर्गेश? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। हाँ, तो मैं नाम भूल जाता हूँ। तो वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण से होता है। तो मलेरिया से अगर ठीक हो भी चुका है तो चेचक जो है वो वायरस के कारण से होता है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि मलेरिया से ठीक हो गया वो यदि, तो चेचक होगा नहीं उसको, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, है ना? तो चेचक जो है वो उसको बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बीमार हो सकता है वो। मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक रोगी की सेवा करता है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको उपवास रखने से क्या आप बीमार नहीं होते हो क्या? इसका मतलब ये बताना चाह रहा है वो। मलेरिया से आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, आप 4 दिन उपवास रखते हो, फिर चेचक रोगी की सेवा, फिर तो और होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपने उपवास रखा है तो आपको खाना नहीं गया अच्छे से बॉडी में, है ना? आप कमजोर रहोगे थोड़े से ऑलरेडी, और कमजोर रहोगे और उसके बाद दूसरे रोगी की सेवा कर रहे हो यदि, तो होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल इस केस में भी आपको मलेरिया होने के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल मलेरिया हो सकता है, सॉरी, चेचक भी हो सकता है, आपको मलेरिया फिर से वापस भी आ सकता है ना? और चेचक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपको। तो उपवास रखने से आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यहाँ पर उपवास की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आई है तो। उपवास क्यों रखा जाता है? हर एक उपवास एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ रहता है कि हमारा एम क्या है ना? एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि भैया मैंने मिठाई खा ली। मिठाई जानते हो, पेड़ा या मिठाई जो होती है वो दूध की बनी हुई होती है। दूध ज्यादा से ज्यादा उसपे केसर बादाम होता है जो कि फ्रूट्स रहते हैं, और शक्कर होती है उसमें मेनली। तो बच्ची का फोन आया कि भैया मैंने मिठाई खा ली है व्रत में, क्या मिठाई मेरा उपवास टूट गया? मैंने उससे यही बोला कि बेटा उपवास जो है वो हर एक अलग अलग मकसद से रखे जाते हैं। जैसे कुछ मकसद, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं उपवास रखता हूँ तो मैं जब छोटा था तो मैं साबूदाने की खिचड़ी के लिए उपवास रखता था कि मेरे को साबूदाने की खिचड़ी जो है वो खाने को मिलेगी। अब उस टाइम समझता नहीं था, तो वो बचकाना बात थी, बचपना था वो। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे समझ में आते गया, यदि हम कोई चीज का त्याग करते हैं तो वो चीज जो है वो हम पर हावी होती है। जैसे अब मेरी घर में आदत है, मैं चलते जैसे कभी चिप्स लेके खा ली, घर में कुछ रखा हुआ चॉकलेट वगैरह तो वो खा ली, तो मुंह चलता ही रहता है, घर में रहते हैं तो अपन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। लेकिन जब हम उपवास रख लेते हैं तो हम बार बार सोचते हैं कि कुछ भी खाने से पहले सोचते हैं आज मेरा उपवास तो नहीं है, आज मेरा उपवास तो नहीं है। अगर हम एक बार खा लेते हैं गलती से तो अगली बार हमको दुख होता है, यार मैंने अपने आप से जो वादा किया था वही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ मैं, है ना? तो वो उपवास का, हर एक उपवास का उद्देश्य होता है। कुछ उपवास जो है वो अपने शरीर के, ज्यादातर लोग जो रखते हैं वो अपने शरीर के लिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम डेली जो है वो अनाप शनाप खा रहे हैं। तो खुद सोचो, पेट का आकार इतना होता है, अपना जो स्टमक का साइज होता है वो इतना होता है केवल, उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 किलो फूड जो है वो भरा जा सकता है। लेकिन दिन भर में हम जो है वो ज्यादा अच्छा खाते हैं जब, तो वो 1 किलो, मतलब मैं बता रहा हूँ, सब लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसका आकार इतना ही होता है, लेकिन अपने सबकी बॉडी के हिसाब से आकार होता है ना? जितना ज्यादा बड़ा शरीर उतना ज्यादा बड़ा पेट। तो पेट ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें अपन जबरन में ठूसते जाते हैं खाना, जबकि हमारी बॉडी को 4 चीजें चाहिए पड़ती हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, यानी कि विटामिन और खनिज लवण वगैरह।
तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो ठूसते जाते हैं खाना, रोटी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, हमको प्रोटीन वगैरह बहुत कम मात्रा में मिल रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट मिलते जा रहा है, तो हम ठूसते जा रहे हैं। तो ठूसने के कारण से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा मेहनत करना पड़ती है खाने पे। अब वो डेली ऐसा हो रहा होगा, यदि डेली ओवर ईटिंग हो रही होगी तो हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे। इसके कारण से हम क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन हम बॉडी को रेस्ट दे देते हैं। कई लोग इस उद्देश्य के साथ भी रखते हैं कि मैं कम खाऊंगा, उपवास रखूंगा, तो कम खाऊंगा तो मेरी बॉडी को कम मेहनत करना पड़ेगी, मेरे में एनर्जी ज्यादा आएगी, मेरे पेट को थोड़ी सी एक दिन के लिए राहत मिल जाएगी, मशीन की तरह काम कर रहा है वो लगातार पचाने का, है ना। और जो मैदे से बनी हुई चीज रहती है उसको पाचन करने के लिए पेट को और ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो उस केस में भी तो एक एक उद्देश्य ये होता है। कई लोगों का उद्देश्य होता है मैं गुस्से पे काबू करूं। मेरा अब होने लगा है ये वाला उद्देश्य, खैर अब नहीं आता गुस्सा, लेकिन कंट्रोल हो गया उसके कारण से ही। तो गुस्सा कैसा, जब हम भूखे रहते हैं ना, तो आप देखोगे जब आप भूखे रहते हो तो गुस्सा आता है, लाजमी है, सभी के साथ होता है, कॉमन सी बात है। जिस दिन आप उपवास रखोगे आप देखोगे ज्यादा देर तक खाना नहीं खाओगे तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। वो गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको खाने की आदत हो गई, आप ज्यादा खाना की आदत हो गई। कई लोग उसको उपवास को उस उद्देश्य से भी रखते हैं। कई लोग देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता उसको, है ना। लेकिन कई लोग रखते हैं कि हम देवी को खुश रखेंगे, देवी हमको बदले में कुछ देगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। देवी देवता को मानता हूँ, हाँ, उनको प्रसन्न करने के लिए उपवास रखता हूँ, नहीं। मानता क्यों सॉरी, जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो हमको शक्ति देते हैं। तो आप ये मत बोलो कि देवी देवता हमारा ये काम कर दो, नहीं, हमको शक्ति दे दो ताकि हम वो काम कर सकें। ये सही तरीका होना चाहिए प्रार्थना का, ये सही वे होना चाहिए जो आप भक्ति करते हो देवता की या देवी की, है ना। तो वो क्या होता है, वो इसलिए ये नहीं होना चाहिए देवी देवता से मांगने जाओ कि हमको पास करवा दे, हमको कार दिलवा दे, हमको घर दिलवा दे, हमको ये दिलवा दे। मांगने मत जाओ, भिखारी थोड़ी ना हो, वो देवी देवता देंगे भी नहीं कभी आपको। आप केवल उनसे शक्ति मांगो कि मैं इतना काम कर सकूं, मैं इतना धन कमा सकूं, मेरा खुद का घर हो, मेरी खुद की गाड़ी हो, है ना। तो उनसे शक्ति मांगो, शक्ति की प्रार्थना करो, मैं इतना पढ़ूं कि मैं अपने मम्मी पापा का नाम पेपर में छपवा सकूं, उनके साथ फोटो में आ सकूं पेपर में, ताकि मेरे पास एक ही तरीका है। कभी बताओ 10th क्लास के अभी जो इस बार के बच्चे थे, वो बच्चे कभी अपना पेपर में नाम छपवा पाएंगे? पैसे देके छपवाना बात अलग हो जाती है। अब दो बच्चियों की फोटो आई है दैनिक भास्कर के पहले पेज पर, पहले मतलब दूसरे पेज पर, वो कभी किसी नॉर्मल व्यक्ति की आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। हो सकता था किस्मत, अगर थोड़ी सी किस्मत और अच्छी होती तो हो सकता था पूरी फैमिली की फोटो आ जाती है उसकी। अगर भोपाल से एका टॉपर, वो जो रीमा विद्या मंदिर की टॉपर नहीं होती, तो इस बच्चे की पूरी फैमिली की फोटो आती और बड़ा टॉपिक लिखा हुआ आता है इसका, है ना। तो हो सकता है ऐसी किस्मत आपके साथ हो जाए। तो आपके पास मौका है वो 10वीं क्लास में वो करने का, तो अभी से मेहनत करना पड़ेगी ना। तो देवी देवता को खुश करने के लिए मत मांगो, मन्नत मत मांगो, उनसे शक्ति मांगो, वो शक्ति देंगे, बिल्कुल देंगे, है ना। तो ये बोल रहा हूँ मैं, उपास का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। तो फिर उसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आप बीमार हो सकते हैं और क्यों? जब आपकी परीक्षा का समय है तो जाहिर सी बात है हम बीमार हो सकते हैं। इस टाइम हमको टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, हम परीक्षा देंगे तो हमको कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, पेपर कैसा आएगा, बहुत सारी टेंशन रहती है इस दौरान। टेंशन ज्यादा होगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आप बीमार हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। जब आप बस या रेलगाड़ी में 2-3 दिन तक यात्रा कर चुके हैं तब भी बीमारी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दो दो रीजन है, पहली बात तो हम इतने लंबे यात्रा करे हुए तो हम थक जाएंगे, तो हम बीमार हो सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि हम जब बस या रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो इनको बोलते हैं सार्वजनिक स्थान, इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में जब जाते हैं हम तो बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। अब कौन सा लोग क्या कर रहा है हमको कुछ नहीं मालूम, वो कितनी गंदगी से रह रहा है, कितनी सफाई से रह रहे हैं, हमको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। कई बैक्टीरिया वायरस की चपेट में हम आते हैं जब सार्वजनिक स्थान पर हम यात्रा कर रहे होते हैं, बस या ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं, या इवन दो हम अगर प्लेन से भी यात्रा कर रहे हैं तो प्लेन में भी एक ही सीट पर कई लोग बैठे रहते हैं। और वो प्लेन कई एयरलाइन अब तो कोरोना के कारण से सैनिटाइज कर रही है सीट, लेकिन नॉर्मली नहीं करती थी। तो प्लेन में भी हम किसी भी सार्वजनिक स्थान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं यदि, तो हम बीमार हो सकते हैं, बिल्कुल हमको बीमारी हो सकती है। जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है, तो ये खसरा होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, है ना। तो अपन 2 मिनट खसरा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं गूगल की मदद से। गूगल अपन को बताएगा बहुत सारी चीज। खसरा होता क्या है?
खसरा को बोलते हैं मीसल्स। हाँ, खसरा highly contagious illness caused by a virus that replicates the nose and throat of the infected child or adult. Then, when someone with measles cough, sneeze or talk, infected droplet spray into air where other people can inhale them. तो जो खसरा होता है वो वायरस के कारण से होता है ना? और इसको जो है वो इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। सिम्टम क्या है? आपको बुखार हो जाएगा और आपको रैशेस हो जाएंगे। रैश मतलब शरीर पर चकते जैसे हो जाएंगे। किसके कारण से होता है? वायरस के कारण से हो रहा होता है। तो गूगल इस प्रकार से हमको मदद कर देता है। देखो कितनी सारी जानकारी दे दी इसने केवल 5-6 लाइन में। तो इंग्लिश में खसरा को बोलते हैं मीसल्स, है ना? मीसल्स जो है एक प्रकार का बुखार आ जाना और शरीर पे चकते हो जाना, वायरस के कारण से हो रहा होता है। यदि खसरे से कोई पीड़ित व्यक्ति और उसके संपर्क में हम आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो वायरस उसके थ्रू हमारी बॉडी में भी इंटर कर सकता है। ठीक है? आधी टाइमिंग यहीं खत्म होती है। फिर से ज्वाइन करिए।